न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत श्री अखंडानंद जी स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 10 जुलाई 2024 हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिवसीय जो नवरात्रि शिविर चल रहा है, आज 5वां दिन 9वां सेशन। साधक मित्रों, हम आधी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। पार कर ली हमने आधी मंजिल। अभी 5 दिन बाकी है। 5 दिन में मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। मगर मैं मानता हूं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ, ये तो अभी शुरुआत की दौर चल रही है, बहुत कुछ बाकी है। वैसे यदि हम समझ गए तो शायद इससे सरल रास्ता दुनिया में कोई होगा, शायद। किसी भी थेरापी में जाओ, वहां जब तक आपको ठीक रहना है तब तक उनकी दवाइयां, उनकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। किसी भी थेरापी में जाओ, ये ना कोई थेरापी है, ये ना कोई ट्रीटमेंट है, यहां ना कोई ऐसा नया आहार है जो आज तक हमने न खाया हो। कौन सी चीज आज तक आपको दी गई जो आपने कभी नहीं खाई? सारी चीजें घर पे हम खाते थे, मगर कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये पता ना होने की वजह से जो कुछ चीजें हम खाते थे ज्यादातर उनको बिगाड़ के, उनके साथ छेड़छाड़ करके खाते थे। उनमें मिर्च मसाले जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसी चीजें डाल के हम खाते थे। यहां कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। बहनों के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है ये सिस्टम। किचन में जाना ही बंद, किचन में जाना ही नहीं, न कुछ सुनना। ये ठंडा हो गया, ये गर्म है, ये नमक ज्यादा है, ये मिर्च ज्यादा है, न ऑयल ज्यादा है, कम है। न कुछ सुनना, न कुछ करना, न इतने बर्तन। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, यदि आपको स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहना है तो बंदर बन जाओ। बंदर, बंदर बनोगे तो बंदा भी बन जाएंगे। हाँ, बंदर बन जाओ। उनको चाकू की जरूरत है क्या? कोई चीज की उनको जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल बंदर बन गए हैं। कुछ भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। गैस खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया, ये किराना खत्म हो गया, ये कोई झंझट ही नहीं, कुछ भी नहीं। बस मार्केट जाओ एक बार, सीजनेबल जो भी फ्रूट्स मिलता है, सलाद मिलता है, लाओ, रखो घर में। जिसको भूख लगे वो लेके खाते रहे। कुछ करके देने की जरूरत ही नहीं। कितना सरल रास्ता है। शायद ऐसा कोई सरल रास्ता होगा। और रिजल्ट 100%। वहां लाइफ टाइम वो ट्रीटमेंट करवाते रहो, दवाइयां लेते रहो, फिर भी रिजल्ट नहीं। और यहां रिजल्ट करना है तो कितना करना है? ज्यादा से ज्यादा संजीवनी क्रिया, वो भी कोई लाइफ टाइम तो करना नहीं है। अननेचुरल प्रोसेस है। देखो, बार बार हम यहां से बोलते हैं, संजीवनी क्रिया अननेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल नहीं है। हो सके इतना जल्द हमें इससे दूर भागना है, इसको हटाना है।
हो सके इतना जल्द। मगर जब तक XYZ जो भी प्रॉब्लम है उसमें से हम बाहर नहीं निकलते, तब तक इसके साथ जुड़ा भी रहना है। कहीं से आप लोगों ने कोई सुना हो, किसी ने सुनाया हो, कहीं पढ़ा हो, किसी ने पढ़ाया हो कि एनिमा से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है। इनको पूछो ये आपका अनुभव है, आपने एनिमा लिया है? बोलेंगे नहीं, हमने सुना है। किससे सुना है? उनको पूछो, उन्होंने लिया है? कहीं से कोई सही जवाब नहीं मिलेगा। ये सुनी सुनाई बातें हैं। यहां कई लोगों का एक्सपीरियंस है। हमारे वहां गुजरात में ही एक डाया भाई करके वैद्य है, बाबा रामदेव से जुड़े हैं, करीब 85 इयर्स यंग है। 15-16 साल के बच्चे का भी बॉडी इतना नाजुक नहीं हो सकता जितना उनका है। कोई आसन ऐसा नहीं है जो वो न कर पाते हो, कोई आसन, कोई बीमारी उनके पास नहीं है। वो NDS में जुड़े। और जब एनिमा का प्रयोग उन्होंने किया तब उनको पता चला कि ये तो जो योगा हम करवाते हैं इससे तो ज्यादा फायदा इसमें है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी करीब 14 साल से वो दोनों टाइम एनिमा ले रहे हैं। 14 साल से। उनका बेटा एक है, डॉक्टर है, बेटे की वाइफ डॉक्टर है, बेटे के 2 बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक घर में 4 डॉक्टर हैं, वे खुद वैद्य हैं। अहमदाबाद को छोड़ के नॉर्थ गुजरात में सबसे बड़ी उनकी हॉस्पिटल है। उनकी हॉस्पिटल में 24 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रखे हैं 24 डॉक्टर्स। करीब 100 से ज्यादा स्टाफ है इनका। इनकी हॉस्पिटल में आने वाले मरीज को पहले एनिमा देते हैं। वो पहले एनिमा देते हैं, शुरुआत एनिमा से करवाते हैं। तो ये डाया भाई इसलिए 12 साल से एनिमा ले रहे हैं कि मुझे देखना है इसकी कोई साइड इफेक्ट है क्या। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, फिर भी लेते हैं। आज तक कोई साइड इफेक्ट उनको मिली नहीं। संजीवनी सजीवन करे। शायद मैंने आपको बताया न बताया पता नहीं, फिर भी मैं बताऊं। बताया हो तो बोल देना। 10 साल की एक बच्ची थी, 3 साल से कोमा में थी। बताई थी ये बात? 10 साल की एक बच्ची थी, 3 साल से कोमा में थी, हॉस्पिटल में थी। कोमा मतलब आप सब लोग जानते हो, जिंदा लाश। कोमा मतलब जिंदा लाश। डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप पूछो, पता चलेगा। कब होश में आएगी? तो बोले कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती। करीब 25-30 साल पहले मैंने एक केस सुना था अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में। 28 ईयर्स से, 28 साल से एक इंसान कोमा में वहां पड़ा था। 28 साल से। तो कोमा का कोई रिजल्ट मेडिकल साइंस में नहीं है, कब आएगा किसी को पता नहीं है। ये बच्ची भी 3 साल से थी। कहीं से मेरा नंबर मिला, उन्होंने पूछा सर इसका कोई रिजल्ट? मैंने बोला है तो 1 महीने में खड़ी हो सकती है। अरे बोले 3 साल से हम हॉस्पिटल में हैं और आप 1 महीने में बोलते हो? मैंने बोला हाँ हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? पहले हॉस्पिटल से घर लाओ। हॉस्पिटल में यदि आप ये ट्रीटमेंट करवाओगे तो वो लोग नहीं करने देंगे। घर लाओ। बोले गारंटी? मैंने बोला 3 साल से हॉस्पिटल में हो, डॉक्टरों ने गारंटी दी है इसलिए आप वहां पे हो। डॉक्टर ने गारंटी दी है? बोले नहीं। तो मुझसे गारंटी क्यों? सारे लोग हमसे गारंटी मांगते हैं।
सारे लोग हमसे प्रूफ मांगते हैं। किसी का हार्ट आपने क्योर किया हो, किसी की किडनी क्योर की हो, तो हमें नंबर दो, हमें वीडियो दो। डॉक्टर के पास मांगा आपने कोई प्रूफ? आपने कितनों का हार्ट क्योर किया, कितने की किडनी क्योर की? वहां हिम्मत नहीं है, यहां हमसे प्रूफ मांगते हैं। वहां पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, फिर भी कोई प्रूफ नहीं। यहां हम फ्री में सेवा कर रहे हैं, फिर भी प्रूफ। मैंने बोला हाँ मैं गारंटी देता हूं। दूसरे दिन वो हॉस्पिटल से घर पे लाए। डॉक्टर ने बोला क्यों? तो बोले क्या करे सर, 3 साल से यहां है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब जो परमात्मा करे वो सही। घर लाने के बाद मुझे कॉल किया, सर लड़की को घर लाए हैं। मैंने बोला बेटी खाना क्या मांगती है? तो गुस्से हो गए मुझ पे, कैसी बात करते हो आप? हॉस्पिटल से घर लाया हम, और अब बोलती है लड़की खाना क्या मांगती है? वो तो कोमा में हो, क्या मांगेगी? तो मैंने बोला कुछ देते तो होगे ना आप? तो बोले हाँ डॉक्टरों ने दूध देने के लिए बोला है, हर रोज 1.5-2 लीटर दूध, पाइप डाली है, पाइप में दूध डालते हैं और कुछ नहीं। अब देखो ये दूध सारे रोगों का मूल, कब्ज का मूल है तो दूध। दूध की वजह से बच्ची को कब्ज है, मल में गैस होता है, गैस नीचे से पास हो नहीं रहा है, गैस हल्का होता है। गैस जाएगा कहां? कहां जाएगा गैस? नीचे पास नहीं होता है तो गैस ऊपर जाएगा। ऊपर कहां? दिमाग तक। दिमाग में पूरा गैस भरा है, वो कोमा में से बाहर निकल ही कैसे सकती है? तो मैंने इन लोगों को बोला देखो 4 दिन तक आपको अब इस बच्ची को कुछ भी नहीं देना है, उपवास। बच्ची मांग नहीं रही है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, देना ही नहीं है कुछ। बोले फिर तो मर जाएगी। मैंने बोला झंझट गई, बेचारी वो भी छूटेगी, आप भी परेशान हो रहे हो, वो भी परेशान है। बोले कैसी बातें करते हो आप? मैंने बोला हाँ क्या गलत है, मगर फिक्र मत करो, मरेगी नहीं, मगर आपको हर 2 घंटे के बाद उसको एनिमा देना ही देना है। बोले ये क्या होता है? मैंने समझाया कहां से मिलता है, वो मैंने एड्रेस दिया और उन्होंने स्टार्ट किया। 4 दिन के बाद यदि थोड़ा सा भी कुछ उंगलियां हाथ पांव की हिले तो मुझे कॉल करना। बोले ठीक है। मेरे लिए पहला केस था कोमा वाला भी। लग गया मैं भी भगवान को प्रार्थना करने के लिए, हाँ मेरी लाज रखना। उन्होंने एनिमा देना स्टार्ट किया, हर 2 घंटे के बाद एनिमा। इतना कूड़ा निकलने लगा और इतनी बदबू वाला कूड़ा, अड़ोस पड़ोस वाले पूछने लगे क्या है आपके घर में, ये क्या हो रहा है? एक दिन एनिमा देने वाला बेहोश हो गया, इसके लिए कॉल आया, अरे ये बेहोश हो गया। सबसे ज्यादा गंदगी दूध की होती है। 4 दिन के बाद शाम को कॉल आया, गुरुजी थोड़ी उंगलियां हिली तो है। भगवान का शुक्रिया माना मैंने, चलो मेरी सुन ली तूने। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आप उनको ग्रीन जूस देना चालू करो, थोड़ा थोड़ा करके। ग्रीन जूस देना शुरू किया, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रीन जूस। मैं सब लोगों को बोलता हूं यदि स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहना है तो ओनली ग्रीन जूस पे आ जाओ। जब तक ठीक ना हो पाओ तब तक ओनली ग्रीन जूस, दूसरा कुछ भी नहीं। देखो क्या रिजल्ट है। मैंने कई लोगों पे प्रयोग किया है। पत्तियों में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, पत्तियां ही औषध है। फल आहार है, फलाहार हम बोलते हैं। हाँ फलाहार, फल आहार है, पत्तियां औषध है। तो उन्होंने ग्रीन जूस देना चालू किया। 8वें दिन बच्ची ने आंख खोली, देखो ये रिजल्ट। 8वें दिन बच्ची ने आंख खोली, 13वें दिन बच्ची बैठने लगी
और आज दौड़ रही है। हाँ? तो ये सजीवन हुई कि नहीं, मुर्दा ही थी ना। तो हम इसीलिए बोलते हैं संजीवनी सजीवन करे। मेरा एक समधी था, वो भी कोमा में चले गए। तीसरे दिन मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल गया, बात की। डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो तो बस ऐसा ही बोलते हैं, पता नहीं कब उसमें आएंगे। दिक्कत थी बेचारों को खाने पीने की भी, क्या करें। तो मैंने उनको डॉक्टर से मिला, मैं बात की, तो डॉक्टर बोले ये तो कोई गारंटी नहीं है इसमें। तो उनको हम घर ले गए। उनके लड़के 4 लड़के थे, बोले घर ले जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। हाँ, पिताजी की सेवा, पैसा खर्च होता था तो ऐसे घर ले आए। मैंने बोला मेरे घर ले चलो, क्या बात है। फिर दूसरा लड़का बाहर रहता था, वो बोला नहीं मेरे घर ले जाते हैं। एनिमा किट लेके मैं साथ में गया। तीसरे दिन उन्होंने आंख खोल दी, तीसरे दिन। तो एनिमा यानी संजीवनी क्रिया वो मुर्दों को भी सजीवन करती है। बड़ौदा का एक केस है, डॉक्टर ने बोला इज गॉन, संजीवनी क्रिया करी, जिंदा हो गया, आज भी जिंदा है। हम सबको पता है यदि कोई मर जाता है तो उनको स्मशान तक ले जाने में कुछ तैयारियां करनी पड़ती है हमें मुर्दे के साथ। बेटा बेटियां बाहर है तो उनको कॉल करना पड़ता है, वे जब तक ना आए तब तक इंतजार करते हैं, उसको नहलाना पड़ता है। कुछ ना कुछ क्रिया करनी पड़ती है। करीब 3 घंटे लगते हैं, करीब 3 घंटे उसकी तैयारी में। तब हम स्मशान में ले जाते हैं। कई बार हमने सुना है स्मशान में से भी जिंदा होकर लोग वापिस आए। हाँ, ये 3 घंटा क्यों लगता है, ये तैयारियों की ये विधि क्यों रखी है। कई बार आत्मा ऊपर चली जाती है तो बाहर आ सकता है, जिंदा हो सकता है। इसी टाइम पे हमें एक ये प्रक्रिया करनी चाहिए, एनिमा का प्रयोग करना चाहिए। शायद 2-3 केस में मिला है, शायद हमें रिजल्ट मिल जाए, शायद रिजल्ट मिल जाए। तो संजीवनी सजीवन करे, निर्जला जो करते हैं उससे हमारे अंदर एक निराकार की भावना आती है। निराकार, हम अपने आप में खो जाते हैं और रसाहार पे रहते हैं तो हम रस युक्त बन जाते हैं। हमारी लाइफ, हमारा बॉडी, लाइफ रस युक्त, रस से भरी हुई बन जाती है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अरे संजीवनी सजीवन करे और निर्जला से निराकार, अरे रसाहार से रस युक्त बनो, अरे हो जाए बेड़ा पार। यदि आपका बेड़ा पार करना है तो ये 3 चीजों को भूलना नहीं है। सवाल ये आता है, लोग बार बार बोलते हैं कच्चा खाते हैं तो गैस होती है, गैस बनती है कच्चा खाते हैं तो। कच्चा कैसे खाया जाए। जब तक दिमाग में से ये कच्चा शब्द भी नहीं निकलेगा तब तक भी आप ठीक नहीं हो पाओगे। कौन सी चीज कच्ची है। लाल टमाटर हम खाते हैं, कच्चे हैं या पक्के हैं। हाँ, मैंगो खाते हो वो कच्ची है या पक्की। हाँ, जो चीज सूर्य की गर्मी से, चंद्र की शीतलता से, हवा से पक कर तैयार होकर मार्केट में आती है, उसी को तो हम खाते हैं, जिसे हम सन कुक बोलेंगे। सन कुक, सूर्य की गर्मी से पका हुआ। हमारे दिमाग में ऐसा है कि हम आग पर जो चढ़ाते हैं उसे पका भोजन मानते हैं।
हकीकत में ये जो पका भोजन था, सन कुक था, उसको तो आग पे चढ़ा के हमने कच्चा कर दिया। कच्चा यानी निकम्मा। कुदरत ने जो पकाया हुआ था उसको आग पे चढ़ा के हमने कच्चा बना दिया और उसको हम पक्का मान के बैठे हैं। ये भी हमारी एक गलत सोच है। जब तक कच्चे पक्के का भेद भी हम नहीं समझेंगे तब तक भी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हमारे दिमाग में यही रहेगा, कच्चा कच्चा कच्चा। तो इसके बारे में भी हम बोलते हैं, अरे कच्चा कच्चा सब कहे मगर कच्चा समझा ना कोई। अरे एक बार जो कच्चा समझो, अरे रे तुम्हारे दुख दर्द दूर हो। इतना भी मैं खराब गाता हूं क्या? तो रहने दूं। हाँ, और ताजी तो मैंने इसलिए बोला कि बगल पड़ोस वाला सोता है तो उठ जाए, मेरे लिए नहीं। हाँ, सभी लोग आपकी बातों में लीन हो गए। कच्चा भोजन ही पक्का भोजन है। ताली बजाना भूल गए। कच्चा भोजन ही पक्का भोजन है। पक्का भोजन वो कच्चा है। कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा। क्या? कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा। अरे कच्चा भोजन पक्का भोजन का पक्का भोजन कच्चा। कच्चे पक्के का भेद जो समझे वो ही साधक सच्चा। तक थैया थैया ता थई। कच्चे पक्के के भेद को समझो आप। तो यहां कोई चीज कच्ची नहीं है। आग पे चढ़ा चढ़ा के हम उसका सर्वनाश कर देते हैं और उसको हम खाते हैं। टेस्टी लगता है मिर्च मसालों की वजह से। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। मैं भी यही रास्ते पर था। हाँ, मिर्च मसाला डाल के खाने का बहुत शौकीन था। सिर्फ खाने का नहीं, खिलाने का भी मुझे शौक था। गांव में यदि कोई अनजान आदमी आ जाए, उसको रात रहना है, कहीं खाना पीना है, बस स्टैंड पे पूछता गांव में कोई ऐसी सुविधा, तो वो बस स्टैंड में हर जिसको पूछता वो बोलता कि पंड्या जी के वहां चले जाओ। ऐसा ही बोलते, पंड्या जी के वहां चले जाओ। मानो मेरे घर पे ये भंडारा चलता हो या सदाव्रत चलता हो, ऐसा था मेरे घर पे। मुझे खाने का शौक था, खिलाने का शौक था। उससे बड़ा शौक मुझे खाना बनाने का शौक था। कोई चीज ऐसी नहीं है कि मैं बना न सकता था। और मेरे हाथ का खाने के लिए अगल बगल वाले तरसते थे। जब उनको पता चला कि सर कुछ पका रहे हैं तो आ जाते बेशरम थोड़ा ज्यादा। मैं जब कढ़ी बनाता था, कढ़ी, तो उसके तड़के की स्मेल आजू बाजू में आ जाती तो तुरंत आ जाते। थोड़ा छाछ लेके आ जाते, ये लो हमारी छाछ थोड़ी ज्यादा बनाना। हाँ, ये लो हमारी छाछ थोड़ी ज्यादा बनाना। कच्चे में भी कढ़ी बनती है। हाँ, मस्त। यहाँ पर कच्चे में भी बनाई थी। तो कहने का मतलब हर चीज मैं बना सकता था, हर चीज। शाम को कभी मैंने मैडम को किचन में नहीं आने दिया। शाम को कभी नहीं, मैं ही बनाता था। और ऐसा नहीं जो बनी बनाई, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता था कि ये सब मिला के क्या हो सकता है। कोई एक नई रेसिपी ढूंढता था मैं, ऐसे कुछ नया बनाए। दाल चावल तो हर बनाते, कढ़ी हर बनाते, हाँ, मगर कुछ नया कुछ नया, ये मेरा शौक था। मगर पता चला कि इन्होंने तो मुझे खत्म कर दिया। 98 केजी मेरा वेट बढ़ गया, 98 केजी। हाँ, खा खा के बॉडी विकृत कर दी। 45 की एज में 65 का लगने लगा मैं, बुढ़ा। चल भी नहीं पाता था, ऐसे चलता था, लोग मुझ पे दया करते थे। हाँ, और जब ये रास्ता मिला तो आज बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार कहते हैं कि भूल जाओ इसे कि हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
सवाल आता है कब तक ये फॉलो करना पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं, हाँ कब तक ये खाना लेना पड़ेगा, रसार पे कब तक रहना पड़ेगा, रो डाइट पे कब तक रहना पड़ेगा। आज तक जिसकी जितनी उम्र है, आज तक हमने किसी को ये पूछा कि घर में ये दाल चावल रोटी जो हम खा रहे हैं वो कब तक खाना है? किसी को पूछा है कब तक खाना है? खाते हैं ना, फिर भी हर रोज रोटी खाते हैं, हर रोज सब्जी खाते हैं, चाहे सब्जी अलग अलग हो मगर हर रोज सब्जी खाते हैं, हर रोज रोटी खाते हैं, चाहे गेहूं की हो बाजरे की जो भी हो। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हमने स्वीकार लिया है कि हमारा खाना यही है, इसके अलावा दूसरा कोई हमारा खाना हो ही नहीं सकता। स्वीकार लिया है हमने और खा लेते हैं। तो अब जो कुछ बाकी बची है जिंदगी, हाँ उसमें ये नहीं पूछना है ये कब तक खाना है। जितनी भी उम्र ऊपर वाले ने दी है तब तक हमें बस यही रास्ते पे चलना है। जब तक स्वस्थ रहना है। हाँ यदि हमें स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहना है तो, वरना वो खाई तो तैयार है, हाँ मुसीबत से बाहर निकले हैं फिर भी वही अच्छा लगता है, वो तो इंतजार कर रही है आओ। हाँ क्योंकि इसके साथ तो कई लोगों को फायदा है, दवाइयाँ कंपनी वालों को फायदा है, डॉक्टरों को फायदा है, हाँ कई लोगों को फायदा है वहां पे। यहां यदि फायदा है तो सिर्फ किसान को फायदा है और किसी को नहीं। और किसान को तो फायदा होना ही चाहिए। तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। भूल जाओ हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लाइफ टाइम उसको स्वीकार करो। सच्चा रास्ता है, सही आहार है, फिक्र क्या है। तो बात हमारी ये चल रही थी कल की ऋषि मुनियों का एक गोल था वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने हमें ये सारा कुछ दिया, वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद। हमारा गोल है आप सब घर से जो तय करके आए हो XYZ जो भी जिसको प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। तो बिल्कुल सही दिशा आपने पकड़ी है, बिल्कुल सही दिशा आपको मिल गई है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की। गोल फिक्स है, दिशा सही मिल गई है। अब एक ही चीज की कमी है जो है निष्ठा की। निष्ठा यदि सुंदरनगर में मिलती या हिमाचल में कहीं पे भी मिलती, पहाड़ियों पे कोई इसकी जड़ी बूटी होती तो वो भी ढूंढ के लाते, सबको दे देते। निष्ठा का ना कोई मॉल है, ना कोई मार्केट है, ना कोई शॉप है। निष्ठा हमारे भीतर है, भीतर ही है। हमें पता नहीं है, अब उसको ढूंढना है और उसको जगाना है। जैसे कमरे में हम सोए हैं, लाइटें बंद करके, अंधेरा है और रात को जाने की इच्छा हुई तो हमें पता है स्विच बोर्ड कहां है, तुरंत हम स्विच बोर्ड पे पहुंच जाते हैं। स्विच बोर्ड में हमें पता है कौन सी लाइट डिम लाइट है, कौन सी स्विच एसी की है, कौन सी फैन की है, हमें सब पता है। अंधेरे में भी हमारा हाथ वही स्विच पे जाता है। सबका एक्सपीरियंस होगा, अंधेरे में भी हमारा हाथ वही स्विच पे जाता है। हमें पता है ये स्विच उनकी है। तो दिमाग में ऐसी बहुत सारी स्विचें दी है, उसमें एक निष्ठा की भी है। उसको ढूंढ लो, ऑन कर दो। किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। निष्ठा जग गई, आप आपके लक्ष्य पे पहुंचे ही पहुंचे, कोई डाउट नहीं है। और यहां कोई डाउट करने का सवाल ही नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनश्यति। हाँ, जो डाउट करता है किसी भी बात पे उसका नाश होता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता।
विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। जहां भी हमें अविश्वास हुआ, चाहे हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, थोड़ा सा भी अविश्वास हुआ, गए काम से, लाइफ गई आपकी। हाँ? विश्वास पे पूरी दुनिया चल रही है। भरोसा और विश्वास, इसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आंखें बंद करके भरोसा करो, विश्वास रखो। ठीक है, पता नहीं है तो कहीं से जान लो सही क्या है, गलत क्या है। हमको भी कुदरत ने बुद्धि दी है। रो डाइट में भी ऐसा नहीं है सारी चीजें हमें शूट करें। सबका बॉडी सबका अलग अलग है। किसी को नींबू से तकलीफ होती है तो नींबू नहीं लेना चाहिए, किसी को आंवला से दिक्कत होती है तो आंवला नहीं लेना चाहिए, किसी को टमाटर से दिक्कत होती है तो टमाटर छोड़ो। प्रयोग करो खुद पे। कल क्या खाया था हमने, कल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्या खाया था, बस वही चालू रखो। जो खाने से हम स्वस्थ मस्त रह सके वही चालू रखो। नई चीज लेनी ही क्यों है। और अब ये चीजें तो दिमाग में से निकल गई, इसमें से कैल्शियम है, इसमें से विटामिन ए है, बी है, सी है, ये सारी चीजें तो निकल गई। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। वो तो बॉडी बनाती है अंदर। हम XYZ जो भी खाते हैं, जिसकी जरूरत है, बॉडी बनाती है। अब बॉडी को अपना काम करने दो। कंपनी में हमने गाड़ी दे दी है रिपेयरिंग के लिए, कंपनी वाले को जो करना है वो करने दो। बीच में अब हमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। देखो तो सही, कंपनी वाले को कंपनी चलाना है। हाँ, उसको कंपनी चलाना है, बिल्कुल ठीक करके दे देंगे। परमात्मा का दूसरा काम क्या है। जितनी परमात्मा को हमें जरूरत है उतनी ही परमात्मा को हमारी जरूरत है, वरना हमारे बिना वो अकेला क्या करेगा। हाँ, वो तो तड़पता है, तरसता है पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। हाँ, भगवान पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तड़पते हैं। तो हमें तो बिना तड़पे मिल गया है, बिना तड़पे। वो तो कभी कभी आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो ऐसा होता है तब वो तो आते हैं। और हम आके वो खड़ा कर देते हैं, ग्लानिर्भवति धर्मस्य, धर्म की ग्लानि करते हैं। न करने का कुछ हम करते हैं तभी उनको आना पड़ता है। अपना कर्म हम भूल गए हैं। नर अपनी करनी करे, नर का नारायण हो जाए। हम सब अपना फर्ज, अपना कर्म भूल गए हैं। तो इसकी वजह ये आहार ही है और कुछ नहीं है। कई बच्चों को जन्म से दिक्कत होती है। ये यहाँ बेटा बैठा है, बेटी भी एक है, जन्म से दिक्कत होती है। क्यों? क्या खाया उन्होंने? उसने तो कुछ भी नहीं खाया। वहां पे माँ का गलत आहार काम करता है, माँ का गलत आहार। देखो, ये सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है, यहां कई लोगों को शादी के 15-15, 18-18 साल हो गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे कई लोगों को संतान प्राप्ति भी हुई है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को यहां संतान प्राप्ति हुई है। कई लोगों पे हमने ये प्रयोग करवाया है, जैसे प्रेगनेंसी का पता चले, जैसे प्रेगनेंसी का पता चले, तुरंत आप ये सिस्टम चालू करवा दो। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम चालू करवा दो। पूरे 9 महीना ये प्रयोग करो। नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी मैं देता हूं। नॉर्मल डिलीवरी आज किसी की होती है क्या? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी होती है। हाँ, सबका बर्थ प्लेस हॉस्पिटल। हाँ, बर्थ प्लेस में क्या लिखा हुआ होता है सबके लिविंग सर्टिफिकेट में? बर्थ प्लेस हॉस्पिटल।
क्यों भाई? हॉस्पिटल किसी पशु पक्षी को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। चाहे हाथी इतना बड़ा है, इनका बच्चा इतना बड़ा होता है, गाय भैंस का बच्चा इतना बड़ा होता है, किसी को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती। गलती हम वहां करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी का पता चला नहीं, तुरंत कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास, खुशखबरी सुनाने के लिए। हाँ, खुशखबरी सुनाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास गए नहीं, हाँ सही बात है, गुड न्यूज, मगर मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, वो लेनी पड़ेगी। आज तक जरूरत नहीं पड़ी, अब लेनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं देता हूं, 15 दिन की देता हूं, 15 दिन के बाद आना, देखते हैं। दवाइयां खत्म हो गई, अब तो खुशी है प्रेगनेंसी की। हाँ, माँ के लिए, स्त्री के लिए सबसे ज्यादा खुशी कोई होती है, हाँ, तो ये माँ बनने की। टाइम टू टाइम दवाई, 15 दिन हो गया, जाना है हॉस्पिटल फिर, हाँ ओके ठीक है, 15 दिन की और दे देता हूं, 15 दिन आपको आना पड़ेगा। नॉन स्टॉप 9 महीना हम हॉस्पिटल चले, नॉन स्टॉप, जो भी दवाइयां ली लेते रहे। फिर डेट बता देंगे प्रेगनेंसी की, उसी डेट पे हम जाएंगे। थोड़ी देर के बाद तुरंत बाहर आएंगे, प्रॉब्लमेटिक केस है, सिजेरियन करना पड़ेगा। हाँ, किसी एक को बचा सकते हैं। अरे भाई, तूने 9 महीना दवा क्या दी, क्या ट्रीटमेंट दिया आपने 9 महीना, जो सिजेरियन की बात आ गई। मैंने कई लोगों को सिजेरियन से बचाया है, कई लोगों को बोलता हूं मैं, लोगों सिजेरियन की बात बोले, डॉक्टर साहब को हाथ जोड़ के विनती करो, प्लीज हमें छुट्टी दे दो, दूसरी हॉस्पिटल हमें जाना है। कोई जाने देगा क्या? कभी नहीं जाने देगा। बहुत समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत करेंगे, मगर जाने नहीं देंगे। फिर बाद में नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये सब चल रहा है, स्टैंड 8 में ये चल रहा है, कोई जरूरत नहीं होती है। बाईपास, ये सब चल रहा है। कई वीडियोज है, आप देखो, स्टंट चल रहा है, सब जरूरत ही नहीं है। एक तो ब्लॉक हो गई तो क्या है, हाँ, कितनी और दी है, एक ब्लॉक हो गई तो दूसरी खुलेगी। मेरी सारी ब्लॉक थी। कई लोग मुझे पूछते हैं, आपने फिर एंजियोग्राफी करवाई क्या? अरे क्यों जाऊं, ब्लड बेडर का दूसरी बार रिपोर्ट निकाला क्या, स्टोन है या नहीं, क्यों जाऊं? मुझे कुछ प्रॉब्लम तो होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों जाएंगे? गाय या भैंस का मल नीचे मिट्टी पे गिरा है और हम उसको उठाएंगे तो सिर्फ मल ही आएगा या मिट्टी भी आएगी? हाँ, मिट्टी लेके ही वो आएगा। तो हॉस्पिटल जाएंगे तो वो तो ऐसे थोड़े कोई हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलेगी वहां से, इतना ले जाओ। हाँ, बिजनेस है उनका, उनको क्या दोषी माने, हम क्यों दोषी माने? गलती हमारी है, हम हॉस्पिटल जाते हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने बचाया है। और प्रयोग करो आप, नॉर्मल डिलीवरी तो ठीक है, मगर आने वाला बच्चा इतना हेल्दी होगा, बात छोड़ो। एक केस था मेरे पास ऐसा, हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। जब प्रेगनेंसी की बात आई, पीड़ा होने लगी, तब घर वाले डर गए। करीब 8-9 साल के बाद बच्चा हो रहा था, घर वाले डर गए, हॉस्पिटल जाने के लिए बोले। बेचारे ने इतनी पीड़ा में भी मुझे कॉल किया कि सर ये मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैंने वो समझाया परिवार को, मगर 8-9 साल के बाद घर में बच्चा आ रहा है, परिवार वालों को भी खुशी होती है, डर भी होता है, यदि कुछ हो गया तो जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गए। मैंने बोला ठीक है ले जाते हो तो ठीक है, मगर वे सिजेरियन के लिए बोलेंगे मत करवाना,
बोलेंगे ही। और साइकोलॉजी इन लोगों की बहुत पावरफुल होती है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट आप लोगों से बातों बातों में पता चल लगा देते हैं कितने सुखी हो आप, पता लगा देते हैं कितने सुखी हो। ऐसा चलता है। सिजेरियन के लिए बोला, तुरंत उसने मुझे कॉल किया कि आप बोलते थे ऐसा ही हुआ, सिजेरियन के लिए बोल रहे हैं। मैंने मना किया, मगर अब परिवार वालों के डर गए। इमरजेंसी तत्काल। इतनी स्पीड करेंगे ना हमारे साथ, टाइम नहीं है, बहुत टाइम नहीं है, सोचने को वक्त नहीं देंगे, डरा देते हैं हमें। अब दो में से किसको जाने देंगे हम? बच्चे को जाने देंगे, माँ को जाने देंगे? ठीक है, करवा लो, करवा देते। ये सिस्टम से, कुदरत के सहारे सभी ये सिस्टम पे जी रहे हैं, पशु पक्षी। कई बार मैं तो मेरा फार्म हाउस जैसा ही मकान है, पेड़ है, वहां पे पंछियों का घोंसला होता है। करीब 30 तो मैंने चिड़िया के लिए घोंसले बनाने का वो ला के रखा है। 30 चिड़िया का घोंसला है। और वो जो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, टेलर की तरह बनाते हैं, बड़ा लंबा, उसको क्या बोलते हैं, बया। ये उसके भी मेरे घर पे 20 घोंसले बनाते हैं, हर साल आते हैं बनाने के लिए। मैं देखता हूँ कई बार ये काम करते करते भी उनका अंडा गिर जाता है, उड़ते उड़ते अंडा गिर जाता है। कई बार मैं देखता हूँ उड़ते उड़ते अंडा गिर जाता है, कोई पीड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर खुश होते हैं। और यहां प्रेगनेंसी की बात सुनी नहीं, उसी दिन से खाने पीने में कुछ बदला। अब ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ। प्रेगनेंसी के बाद का खुराक अलग, घी, गोंद, ये सब सारी शॉर्ट, कितने क्या क्या चीजें खिलाते हैं। सारी गलत चीजें हैं, सारी गलत चीजें खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। कई लोगों का खाने के बाद बॉडी खुल जाता है। ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं खिलाएंगे तो दूध नहीं बनेगा, बच्चे को दूध नहीं बनेगा। अरे इसी खुराक से यदि दूध बनता है, डिलीवरी के टाइम पे हम माँ को जो खाना बना के देते हैं, लड्डू वगैरह कुछ ना कुछ, हमारे वहां तो बहुत सारी चीजें बनती हैं और सब जगह अलग अलग कुछ ना कुछ होता ही ऐसा। ये चीजें खिलाने से दूध बनता है। तो अभी मैं मेरी मैडम को खिलाऊंगा, दूध बनेगा क्या? कोई चीज से दूध नहीं बनता, ये हमारी मान्यता है। कोई चीज से दूध नहीं बनता, ये नेचुरल प्रक्रिया है, कुदरती है। कोई खुराक से न दूध ज्यादा बढ़ता है, ये भी भ्रमणाएं हैं। शिकायत होती है कई लोगों की कि बच्चे को दूध कम आता है, माँ को दूध कम आता है, बच्चा भूखा रहता है, क्या करे, क्या खिलाए? अरे ये फ्रूट का जूस दो, क्या दिक्कत है? फ्रूट जूस दे सकते हैं, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पंद्रह दिन का एक बच्चा, मैंने बताया ना, वो तो वहां पर रिपीट होता, क्योंकि बार बार हर जगह शिविरें होती है, ऐसे दृष्टांत होते हैं। 15 दिन का बच्चा हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने बोला बॉक्स में रखना पड़ेगा, काफी खर्चा बताया। उनकी हालत नहीं थी। उनके अंकल मेरी शिविर में थे, उन्होंने फोन किया, अंकल गुरुजी से पूछो हालत ये है बच्चे की, क्या करें? चालू शिविर में वो खड़ा हुआ, बोले गुरुजी एक इमरजेंसी केस है। मैंने बोला क्या है? तो ये 15 दिन का बच्चा है और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं और डॉक्टरों ने बोला कि इसको बॉक्स में रखना पड़ेगा, उनकी हालत नहीं है, 4-5 लाख खर्च होगा, ऐसा बोले हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, बच्चे को घर ले आओ और एनिमा दे दो। वो बोला 15 दिन का बच्चा है, एनिमा, उसने क्या खाया पिया? ये बात छोड़ो, जो मैं कहता हूं वो करो। कर लाए, एनिमा दिया, 50 ग्राम पानी, ज्यादा नहीं। गट्ठा निकला मल का, बच्चे की रोना बंद हो गया, बच्चा ठीक हो गया तुरंत, एट अ टाइम। उसने तुरंत कॉल किया कि ये तो खेलने लगा, ठीक हो गया। फिर उसने मुझे पूछा गुरुजी ये क्या है, 15 दिन के बच्चे में से ऐसा क्यों? मैंने बोला पूछो, अब माँ को दूध कम आता होगा
और उन्होंने गाय भैंस का दूध पिलाया है। पूछो, फिर उन्होंने कॉल किया कि हाँ सही बात है। इतना 15 दिन का बच्चा 10 फैट का दूध पाचन कैसे हो सकता है? कब्ज हो गया, अंदर मल गट्ठा हो गया, रोने लगा। तो ये एनिमा ये काम करता है। एनिमा से किसी को डरना नहीं है, किसी को डरना नहीं है। लेते रहो, लेते रहो। एनिमा पे कई सवाल होते हैं, शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा, देखते रहो लिखा हो तो। कब तक लेना चाहिए, ये एक सवाल आता है। एनिमा कब तक लेना चाहिए? देखो, ये अननेचुरल प्रोसेस है, अननेचुरल प्रोसेस, नेचुरल नहीं है। हो सके इतना हमें इससे दूर होना है। ये ठीक नहीं है, हो सके इतना दूर होना है। मगर अननेचुरल आहार हमने लिया है, उसकी वजह से अननेचुरल मल जो बना है और वो आंतों में चिपका है, नेचुरल तरीके से नहीं निकलता है। तो अननेचुरल मल को निकालने के लिए हमें ये अननेचुरल प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ती है। लोहे को काटने के लिए लकड़ी काम आएगी क्या? हाँ, लोहा लकड़ी से नहीं कटेगा। लोहे को काटना है तो लोहा ही चाहिए। तो ये अननेचुरल मल को निकालने के लिए ये अननेचुरल प्रोसेस करनी है। जब ये अननेचुरल मल निकल जाए, हमारी बॉडी बताएगी। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा? वो आपकी बॉडी बताएगी। तब धीरे धीरे इनको छोड़ना। फिर भी हम इसमें ऐसा कहते हैं, जनरली बात है ये, टोटली 1 मंथ 100% हम ये सिस्टम पे रहते हैं तो सुबह शाम 2 टाइम एनिमा लेना जरूरी है। यहां मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3 किट सुबह में, 3 किट दोपहर को, 3 किट शाम को। मैं ये नहीं बोलता। सुबह में 1 किट खाली करो, सही तरीके से एनिमा लेना है, तरीका बताया है सोते सोते। 1 किट खाली करो। खाली करने के बाद यदि हमें ऐसा लगे कि पेट में अभी भी कुछ गड़बड़ है, मल निकलना चाहता था मगर बीच में रुक गया है, तो हमारी बॉडी बताएगी हमें, तो दूसरी किट खाली करो, करनी चाहिए। उसके बाद भी यदि ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ निकलना चाहता था, तो 3 किट नहीं 4, 5, 6 खाली करो, मना नहीं है, नुकसान नहीं है। मगर अति सर्वत्र वर्जयेत, इसको भी हमें ध्यान रखना है। किसी भी चीज का अतिरिक्त जो है, यहाँ पूरे दिन आपको लेक्चर पे बिठाए रहेंगे, बोर हो जाओगे आप, बोर हो जाओगे। इसीलिए तो स्कूल कॉलेजों में 45 मिनट का ताश रखते हैं, फिर भी यहाँ तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा बिठाते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। 45 मिनट का ताश, बस गागर में सागर। सब पढ़े लिखे सामने बैठे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कोई ना समझ हो सके इतना दूर होना है। और ऐसे 1 किट से काम चलता है तो दूसरी किट नहीं भरनी, ऐसे दोपहर में, ऐसे शाम को 3 बार, जरूरत पड़े तो दोपहर में। मैं तो सुबह शाम 2 टाइम बोलता हूं। सुबह में उठने से बाद तुरंत नेचुरल कॉल आता है तो नेचुरल क्रिया पूरी होने के बाद लेना है। मगर अब नेचुरल शायद कई लोगों का बंद हो गया होगा। कितने लोगों का नेचुरल कॉल बंद हो गया? काफी लोगों का बंद हो गया। अब नेचुरल आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ देते ही नहीं कुछ खाने के लिए। लंघनम परम औषधम, लंघनम परम औषधम। जो देते हैं, जितना देते हैं उसका पाचन हो जाता है, इसका मल बनता नहीं, बनेगा नहीं तो निकलेगा कहां से? कुएं में होगा तो बाहर निकलेगा ना। कुआं ही खाली है, पानी है ही नहीं कुएं में,
हाँ, चाहे बोर करो, चाहे कितनी बड़ी मोटर रखो, पानी नहीं है तो कहां से आएगा। तो अब अननेचुरल प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मल पुराना अंदर पड़ा है। एनिमा लेंगे, सूखा मल है अंदर, पानी का शोषण करेगा, गीला होगा, आज नहीं तो कल उसको निकलना होगा, निकलेगा। क्योंकि अब इसके गुरु मिल गए हैं, एनिमा संजीवनी पात्र, ये इसका गुरु है, वो मिल गया है तो निकलेगा। तो 1 मंथ सुबह शाम 2 टाइम, जरूरत पड़े तो 3 टाइम, और बार बार भी ले सकते हैं। दूसरे महीने यदि हम पूरा ये सिस्टम पे हैं तो धीरे धीरे सुबह का बंद करते जाओ। नेचुरल कॉल नहीं आ रहा है तो फिक्र मत करो, ये कोई गवर्नमेंट रूल्स नहीं है सुबह में ही टॉयलेट जाना चाहिए। गवर्नमेंट रूल्स है क्या? पुराने लोगों को शायद पता होगा, पहले के जमाने में घरों में टॉयलेट नहीं थे, शहरों में भी नहीं थे, कई शहरों में नहीं थे, खुली गटरें थी, गटरें खुली थी, और गांव में तो लोग बाहर जाते थे गौचरों में, तो रात को जाते थे, रात को अंधेरे में लोटा लेके निकलते थे। और कई बार एक लोटे में 2 लोग भी होते थे, कई बार 3 लोग भी होते थे, लोटा 1 3 लोग। हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इस दौर से गुजरा हूं, मैं ऐसे गांव में हूं अभी भी। हाँ, हम भी ऐसा करते थे, 1 लोटा लेके जाते थे, 2 3 3 लोग 1 लोटे में। आज कितना पानी यूज करते हैं हम टॉयलेट में? हाँ, कितना पानी यूज करते हैं। तो रात को जाते थे, तो रात की हैबिट हो गई थी, या सुबह में जल्द उठते थे, तो गटर खुली थी, बैठ जाते थे आंखें बंद करके। फिर कोई निकले तो भी, हाँ, कोई व्हीकल निकले, कोई कुछ भी, तो आंखें बंद कर लेते थे। क्या करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो पहले रात को जाते थे या ऐसा करते थे, अब सुबह में जाते हैं, ये हमने आदत डाली। मगर ये कोई गवर्नमेंट रूल्स नहीं है, सुबह में जाना चाहिए। मगर साथ साथ ये भी सही है, सफाई का काम प्रकृति के वहां भी और घरों में भी, शरीर में भी सुबह में ही होता है। सुबह में क्यों नहाते हैं? रात को नहा के सो जाओ, क्या जरूरत है सुबह में नहाने की? हाँ, नहीं, रात को झाड़ू लगा के सो जाओ, सुबह में क्यों झाड़ू लगाना है? कूड़ा पोछा रात को कर लो। सफाई की प्रक्रिया सुबह में देखो, कुदरत का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, तो सारी सफाई की प्रक्रिया सुबह में होती है। मगर ये सिस्टम में फिर धीरे धीरे नेचुरल होने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।